अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन की। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक नेगेटिव डेविएशन। तो कोई किसी को भी पहले बात कर सकते हैं। हमने पहले नेगेटिव डेविएशन को बात कर ली कि पहले नेगेटिविटी हटा लेते हैं, फिर पॉजिटिव सोच रखते हैं अपने पास। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर ए बी का इंटरेक्शन है, दोनों लिक्विड मिलाने पर जब ए बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है ए एंड बी के इंटरेक्शन से। मतलब जब दोनों लिक्विड अलग अलग थे तो उन लिक्विड में जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन था वो वीकर था, और मिला देने के बाद ए और बी के बीच में इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गया। तो भी स्ट्रॉन्गर हो गया तो वेपराइज जल्दी नहीं होगा, वेपराइज जल्दी नहीं होगा तो वेपर प्रेशर, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो वेपर प्रेशर कम लगेगा तो जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन जो हम कॉपी पेन से कैलकुलेट करते हैं P = P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो वो तो P कैलकुलेटेड हो गया। तो एक्चुअल जो वेपर प्रेशर है वो हमारी सोच से, कैलकुलेशन से क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बोला गया है कि P ऑब्जर्व की P कैलकुलेटेड से क्या होगा, कम होगा। अब कैलकुलेटेड क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि जो PA है वो कम है P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A से, PB है वो कम है P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B से। इसका मतलब जो P है वो कम है P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B से। ठीक है, जो P, ये P क्या है, ये P ऑब्जर्व है, और ये क्या है, ये इतना निकालने पर जो ये जोड़ने पर जो आएगा वो कौन है, वो P कैलकुलेटेड है। और ये हमारा वो है जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, P कैलकुलेटेड है। लेकिन P = PA प्लस PB स्टिल वैलिड। क्यों? क्योंकि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, राउल्स लॉ नहीं है। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमेशा वैलिड होगा। तो ये तो वैलिड रहेगा, ये तो वैलिड रहेगा। तो अगर हमने बात कर दी जैसे वो पहले पॉइंट की कि ये ऐसा रहेगा, तो दूसरा पॉइंट है हमारा वो डेल्टा वी मिक्सिंग का है। डेल्टा वी मिक्सिंग वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब जो सॉल्यूशन का, जैसे हमने बोला था कि 1-1 लीटर मिलाने पर 1 लीटर लिक्विड A 1 लीटर लिक्विड B मिलाने पर दोनों लिक्विड मिलाने पर 2 लीटर बनेगा। लेकिन अगर AB में इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो A और B थोड़े पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। मतलब 2 लीटर से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपको देखा जाए कि फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्लस माइनस A और B का वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर से कम और उन दोनों का मिला के 2 लीटर। तो 2 लीटर से कम में से 2 लीटर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, डेल्टा H मिक्सिंग ये भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि A और B के A एंड B में इंटरेक्शन तो वीक है तो उसको तोड़ना आसान है, और AB में इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो इसलिए वो रिलीज ज़्यादा एनर्जी करेगा। तो रिलीज ज़्यादा होगा मतलब आमदनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और खर्चा कम क्या होगा। तो कुल मिला जुला के रिलीज होगा, रिक्वायर्ड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो इसलिए हमने नेगेटिव बोल दिया। हम जानते हैं कि डेल्टा G नेगेटिव ऑलवेज होगा एंड डेल्टा S
पॉजिटिव ऑलवेज होगा। तो इतनी बातें जानिए नेगेटिव डेविएशन के बारे में, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, ऐसा कैसा एग्जाम्पल ले लें जिससे कि नेगेटिव डेविएशन का आइडिया लग जाए। जैसे कि आप दो तरीका है, या तो फिर आप एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिया है वो याद कर लें, और या तो फिर एग्जाम्पल बनाना सीखें। तो एग्जाम्पल बनाने के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर अगर मिला दिया गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर मिला दिया गया, तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, तो एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे माना जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर। अब जैसे HNO3 प्लस वाटर आपने ले लिया, तो HNO3 और वाटर ले लेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस NO3 माइनस, H प्लस NO3 माइनस क्या होगा, H प्लस बनाएगा H3O प्लस। भाई H प्लस वाटर के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, H3O प्लस, और क्या बनेगा NO3 माइनस। अब H3O प्लस और NO3 माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, आयनिक इंटरेक्शन। और ये आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा, HNO3 में दूसरे HNO3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर एक तरह का से क्या हो गया, आयन के बीच में इंटरेक्शन। तो आयनिक बॉन्ड, आयन के बीच में इंटरेक्शन क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। और आयनिक बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे H2SO4 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, HBr प्लस वाटर। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर वाला एग्जाम्पल है। अब जैसे आप इसको 4 एग्जाम्पल बोल सकते हैं, मैंने तो एक ही एग्जाम्पल बोला, इसको मैंने तो सीधे एक ही एग्जाम्पल बोला। अब जैसे दूसरा एक और एग्जाम्पल है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, वो है CHCl3 प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसको एसीटोन बोलते हैं। अब इनके बीच में क्या है, तो देखो एसीटोन का अपने एसीटोन से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इसका भी क्लोरोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, यहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल और डायपोल इंटरेक्शन। या आप कह सकते हैं कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो NCERT में दिया हुआ है और मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना है आपको, अब इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा नॉर्मल कंडीशन था वेपर प्रेशर का, वो वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगी। जैसे नॉर्मल कंडीशन हमारी ये थी, नॉर्मल कंडीशन हमारी ये थी, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन थी, जिसको हम P0A बोल देते थे, यहाँ पर हम P0B बोल देते थे, यहाँ पर हम बोलते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है 0 है, यहाँ पर हम बोलते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या है 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है 0 है। ये वेपर प्रेशर, ये नॉर्मल कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो होना चाहिए उससे क्या है, कम होगा। जैसे ये लाइन PB के लिए है, ये लाइन PA के लिए है और ये लाइन टोटल P के लिए है। तो आपने जाना कि P ऑब्जर्व क्या हो गया, कैलकुलेटेड से कम, मतलब नीचे से। PB भी जो है वो जितना होना चाहिए था उससे कम, अब PA भी जितना होना चाहिए था उससे कम। तो ये सब क्या हुए, नीचे से गए, ऐसे ये सब क्या हुए, नीचे से गए। समझ गए आप इसको। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्राफ जो बनेगा तो वो नीचे से जाएगा जब नेगेटिव डेविएशन होगा। ग्राफ जब बनेगा तो वो नीचे से जाएगा जब नेगेटिव डेविएशन होगा। एक बात और बता दें आपको,
वाइपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। वाइपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाइपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाइपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इसी ग्राफ को टेम्परेचर के फॉर्म में बना दे, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या ले ले, 0 ले ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या ले ले, 1 ले ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या ले ले, 1 ले ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या ले ले, 0 ले ले। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जिसका वाइपर प्रेशर ज़्यादा, जिसका वाइपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब वो यहाँ आ जाएगा और दूसरा वाला यहाँ पहुँच जाएगा। ये कंडीशन होनी चाहिए थी। ये होना चाहिए था ए के लिए, ये होना चाहिए था बी के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जब भाई इंटरेक्शन बढ़ गया, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आपको नहीं पूछता, लेकिन कभी अगर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ दे देता है तो वो ऊपर से जाएगा। अगर ये नीचे से जाएगा तो वो ऊपर से जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो वो नीचे से जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, जिसका वाइपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इसलिए जिसका वाइपर प्रेशर ए का वाइपर प्रेशर ज़्यादा था तो ए को नीचे, इस बार हमने टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है ऐसे ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर है तो हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट को नीचे कर दिया, इसके बॉइलिंग पॉइंट को ऊपर कर दिया। समझ में आया? तो ये ध्यान रखेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अब आपको बताते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। अब देखिए, सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी इंटरैक्शन। अगर ए एंड बी बी इंटरैक्शन से क्या हो गया, कमज़ोर हो गया ए बी इंटरैक्शन, जबकि पहले वाले में क्या था, नेगेटिव में स्ट्रॉन्गर था, विल शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और आइडियल बिहेवियर। अब इसमें क्या होगा, अगर ए बी का इंटरैक्शन कमज़ोर है, ए और बी के बीच में इंटरैक्शन कमज़ोर है ए एंड बी के कंपेयर में, तो वाइपर ज़्यादा बनेगा। वाइपर ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो जो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो प्रेशर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली जो हम कैलकुलेट करते हैं कॉपी पेन से, उससे ज़्यादा होगा। तो मतलब पी ऑब्जर्व पी कैलकुलेटेड से ज़्यादा होगा। तो पी ए पी नॉट ए पी, भाई पी ए होना चाहिए था, कैलकुलेटेड कितना होना चाहिए था, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, लेकिन उससे ज़्यादा है। वैसे पी बी भी इतना होना चाहिए था पर उससे ज़्यादा है। वैसे पी इतना होना चाहिए था पर उससे ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा वैलिड रहती है, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है। डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए 1-1 लीटर सोल्यूट आपने, एक सोल्यूट सॉल्वेंट 1-1 लीटर मिलाया, तो ए और बी 1-1 लीटर मिलाया, तो जो ए बी है सोल्यूशन है वो 2 लीटर से ज़्यादा बन गया। तो 2 लीटर से ज़्यादा बन गया कि भाई उन दोनों को मिला के तो 2 लीटर था और ये 2 लीटर से ज़्यादा बन गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो क्या आया, पॉजिटिव में आ गया। तो पॉजिटिव में आ गया तो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि सॉल्यूशन में जो ए बी का इंटरेक्शन है उसको तोड़ना आसान है। सॉरी, सॉल्यूशन में जो ए बी का इंटरेक्शन है उसको तोड़ना तो आसान है ही, लेकिन वो तो बनता है ना, तो बनता है तो एनर्जी वीकर बनता है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। और ए एंड बी बी का जो इंटरेक्शन है उसको तोड़कर ही तो ए बी बनाया जा रहा है, तो उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है। मतलब वहाँ एनर्जी लग ज़्यादा रही है, यहाँ रिलीज कम हो रही है। खर्चा ज़्यादा है और आमदनी क्या है, कम है। जब खर्चा ज़्यादा है और आमदनी क्या है, कम है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या बोलते हैं हम, डेल्टा एच पॉजिटिव बोलते हैं। अच्छा, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, ये जानते हैं। डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हम जान चुके हैं।
अब हम जैसे बात करें कि भाई एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेना है कि दो लिक्विड को आपस में मिलाया जा रहा है और दोनों लिक्विड में आपस में बनती नहीं है। दोनों लिक्विड अपनी बिरादरी के साथ, अपने कबीले के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ बड़े खुश थे और जैसे उनको दूसरे के साथ मिला दिया गया तो वो क्या हो गए, अलग होना चाहते हैं। डाइवोर्स वाली कंडीशन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आइए जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो वाटर प्लस C6H6, वाटर प्लस C7H8, C2H5OH प्लस C6H6। ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया कि C2H5OH प्लस C6H14 हेक्सेन ले लिया आपने, तो यहाँ पर आपने क्या किया, सॉरी C6H5OH है ये। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, वंडर बॉल है। अब वंडर बॉल इंटरेक्शन, ये अपनी बिरादरी में खुश है, इसके बिरादर एक दूसरे के साथ वंडर बॉल फोर्स बनाए हुए, ये अपनी बिरादरी में खुश है। इसके सारे जो सहपाठी हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों को ये एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले में गया तो ये कहता है इसको कि तुम वंडर बॉल फोर्स लगाओ, और ये कहता है इसको कि तुम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ। अब बेचारा हाइड्रोजन बॉन्ड तो कैसे बनाएगा, मान लो ये वंडर बॉल फोर्स एक बार लगा भी सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना देगा। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड की तो हमने कंडीशन ही नहीं फुलफिल करी, तो हमारे तो खानदान ने किसी ने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, तो हम कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। तो यही इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूँ जहाँ दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे ये एग्जाम्पल तो आप याद रखिएगा कि एक जगह हाइड्रोजन बॉन्ड हो और एक जगह वंडर बॉल इंटरेक्शन हो तो अक्सर वो पॉजिटिव डेविएशन होता है। जैसे उसमें मैंने एसिड एंड वाटर का बताया था। यहाँ पर जैसे C2H5OH प्लस वाटर, तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या हुआ, ये तो हो रहा था कि मनुष्य और चिंपांजी की शादी करवा दे रहे थे आप। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मनुष्यों की ही एक दूसरे से आप निकाह करा रहे हैं, लग्न करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अमीरी और गरीबी का फासला है। ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, गरीब है, ये स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है, पैसे वाला। जब ये इसके यहाँ पर या ये इसके यहाँ पर, मतलब कोई भी बहू हो सकती है, तो ये अगर जा रहे हैं तो क्या होता है कि इनसे दहेज मांगा जाता है, और ये जो होता है आगे चल के क्राइम पेट्रोल में आता है। तो समझ गए ना आप लोग मामले को। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो भैया सब में ग्राफ बनाए हो तो यहू में ग्राफ बना दो। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और ग्राफ दोनों के बारे में समझा जाए थोड़ा सा। आइए, वाइपर प्रेशर। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप ये जो वीडियो हैं, इस तरह के वीडियो जब हम लोग अपनी क्लास में बोल रहे होते हैं तो पेरेंट्स को मत दिखाया करिए। उससे क्या होता है कि पेरेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, जबकि हम सामाजिक जो होते हैं, अब जैसे क्राइम पेट्रोल में यार पूरी दुनिया देख रही है, तो फिर आदमी मुझे बोलने में दिक्कत क्या है। भाई जो चीज़ दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है आज के ज़माने में, वही चीज़ तो चल रहा है ना, उसी से तो एग्जाम्पल बच्चे को सेट हो रहा है। अब हम अपने घर पे देखते हैं कि दिन भर सीरियल चलता रहता है, दिन भर, मतलब लाइट जाती है तो भी सीरियल चलता है, लाइट रहती है तो भी सीरियल चलता है, क्योंकि भाई इन्वर्टर का जब से ईजाद हो गया तब से तो गृहिणियों को बड़ा फ़ायदा हो गया ना। तो
मुझे लगता है 24 घंटा चलता है, क्योंकि मैं तो रात को कभी कभी नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ कि टीवी चल रहा है, सभी सो गए, तो टीवी बंद करता हूँ। तो वो जब दिन भर आप यही देखेंगे दिन भर, वो उसको जो है वो उसको मारने की सोच रहा है, वो उसको मारने की सोच रहा है, वो उसका घर तोड़ रहा है, वो इसका घर तोड़ रहा है, तो और 50 बार मुंह दिखाता है सबका, पहले इसका दिखाएगा, फिर उसका दिखाएगा, फिर इसका दिखाएगा, फिर इसका हाथ दिखाएगा, उसका सबका हाथ दिखा देगा, फिर उसका कान दिखाएगा, सबका कान दिखाएगा। मतलब एक गजब हो जाता है यार। इससे अच्छा है 3 घंटे की मूवी है बच्चों, सीरियल कभी देखने का वो मत पाला करो। आइए जो है हम सीरियल को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़े। ऐसा है कि मेरी मम्मी मेरी वाइफ सुन ली ना, तो अभी इन लोगों को बुरा भी लग जाएगा। ये लोग को बुरा लग जाएगा, ये लोग सोचेंगे कि पब्लिकली हमारी बेइज्जती हो रही है, पूरे समाज में हर व्यक्ति अब हमको जान गया है। तो ये जैसे मान लीजिए कि हमने P नॉट A ले लिया और यहाँ पर P नॉट B ले लिया, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमने 0 ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या ले लिया 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या ले लिया 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या ले लिया 0। वैसा ही जैसा कि अभी तक हम करते आए। लेकिन अब अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर, तो ये क्या है कि ऊपर से जाएगा, क्योंकि अब आपने देखा था कि ऑब्जर्व जो था वो ज़्यादा था कैलकुलेटर से, तो ये ऊपर से जा रहा है, मतलब ये वाला इसके ऊपर से जा रहा है, ये वाला इधर से जा रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है ऊपर से जा रहा है। समझ गए आप? अब जैसे अगर हम यही टेम्परेचर वाली बात कर देते हैं, टेम्परेचर वाली बात कर देते हैं, तो यहां पर ऐसे हाँ सही तो था यार, ये मतलब अगर हम यहाँ पर A ले लेते, सॉरी हाँ ठीक है, अच्छा थोड़ा मैंने वैसे बना ही दिया, ठीक है कोई बात नहीं। आप ऐसा ही बनाना चाहते हैं, ऐसे ही बनाना चाहते हैं, तो आप इसको B को उस तरफ ले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पर B ले लिया हमने और यहाँ पर A ले लिया, ठीक है, ये टेम्परेचर है हमारा, टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0। अच्छा उल्टा हो गया, यहाँ A 1, यहाँ B 0, यहाँ ये 0 और यहाँ A 1, ठीक है। ये अपना समझ लीजिएगा, मैं आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश है। ए बी में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कहीं कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, या हो सकता है कि पिछले वाले में ही मैंने ए बी कर दिया हो, तो वो देख लीजिएगा अपना। अब ये जो होगा, ये जो होगा, अब यहाँ पर जैसे ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। देखिए अब बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें A और B को मिलाया गया। अक्सर क्या होता है कि आप A और B को दो लिक्विड को मिलाते हैं तो दोनों को अलग करना हो तो क्या होता है, बॉयल करते हैं। बॉयल करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो उड़ने लगता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो नीचे रह जाता है। इस तरीके से उड़ने वाले को आप बाहर उसके वेपर को कंडेंस कर लेते हैं, वो अलग हो जाता है, और जो वेपराइज नहीं हो रहा है उस टेम्परेचर पे उसको आप वो लिक्विड तो उसी में पड़ा रह जाता है। इस तरीके से दोनों को आप अलग कर लेते हैं, क्योंकि वेपर फेज में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपराइज होने लगता है, तो वेपर फेज में उसका मोल ज़्यादा होता है जो जल्दी वेपराइज होता है। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स भी वेपर फेज में ज़्यादा होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप वेपर फेज में एक का मोल ज़्यादा, दूसरे का मोल कम। अब लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कुछ अलग चीज़ है।
वो क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अ सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर is known as azeotropic mixture. Azeotropic mixture has the same composition in liquid as well as in vapor phase. मतलब अगर XaXb मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड XaXb जो है वही YaYb भी होगा, YaYb भी होगा। ये अपने आप में खास बात होती है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, जो कि अभी तक आप नहीं देख रहे थे, अभी तक आप अलग देख रहे थे। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स, ए एंड बी को अलग करना। कंपोनेंट कौन है? ए एंड बी है। कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में ना आप ए पा सकते हैं ना ही बी पा सकते हैं। प्योर फॉर्म बाय एनी फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड से आप इसको नहीं पा सकते हैं। और वो फिजिकल मेथड कैसा? जैसे कि लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे मैंने बॉयल करने को बोला कि सेवरल टाइम बॉयल करने को, बहुत हल्के टेम्परेचर के डिफरेंस से बॉयल करने को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, 2 एग्जाम्पल, अभी मैं और एग्जाम्पल आपको दूंगा, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल क्यों लिया है इसकी खास बात है। जैसे मैंने लिक्विड ले लिया, 2 लिक्विड ए बी दोनों को मिलाया जाएगा, दोनों लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया और मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी यहां पर लिख दिया। वाटर एंड C2H5OH, वाटर एंड C2H5OH को जब आपस में मिलाया जाता है, इसका क्या परसेंटेज होगा, क्या कंपोजिशन होगा, अभी मैं लिख दूंगा। जब आपस में मिलाया जाता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 सेल्सियस है, 373 केल्विन, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको 351.30 केल्विन होता है। लेकिन जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो देख रहे हैं क्या है? 351.10 केल्विन। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि इथाइल अल्कोहल को पहले वेपराइज हो जाना चाहिए था, वाटर को बाद में, लेकिन ये दोनों एक साथ ही उड़ रहे हैं। वेपर में भी उतना ही कंपोनेंट लिक्विड का, दोनों लिक्विड का है जितना कि लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमने वाटर एंड HCl लिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है और HCl का 188, लेकिन मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 383 हो गया केल्विन। अब यहाँ खास बात क्या है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये और ये दोनों मिलाकर कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं? इसको मैंने अभी एग्जांपल दिया था पॉजिटिव डेविएशन में और इसको एग्जांपल दिया था नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा एकदम। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो 2 लिक्विड को मिलाने पर पॉजिटिव डेविएशन शो होता है, वो दोनों लिक्विड मिलकर अगर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं तो उनके एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, मतलब इससे भी कम होगा। जैसे इससे तो कम ये है और इससे भी कम इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब ऐसा होता है कि दोनों ही लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का कम है तो उसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जब ऐसा हो कि दोनों ही लिक्विड से, यहां पे ज्यादा कौन है? 373 वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो 373 से भी ज्यादा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, 383 हो गया। यहां पर मैंने डेटा के साथ बात करा है, तो 383 हो गया। 10 केल्विन वाटर से भी ज्यादा, HCl का तो कम था, वाटर का ज्यादा था, और मिक्सचर का वाटर से भी ज्यादा हो गया, तो इसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मतलब एजियोट्रॉप 2 तरह का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है? द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड द सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यही बात अब हमें आप क्या करनी है? लिखनी है। समझ गए? तो यही बात हमें लिखनी है। अब देखिए 2 तरह के एजियोट्रॉप है हमारे पास, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है? थोड़ा सा ऐसे खड़े होकर आपको दिखाते हैं।
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन boiling point of A and boiling point of B. This type of mixture shows positive deviation from Raoult's law. अब जैसे A and B हमने ले लिया, ये दोनों एग्जाम्पल इसी के। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कंपोजिशन क्या होगा। तो मास परसेंट ऑफ B, मतलब आपने 100 ग्राम अगर मिक्सचर लिया है तो उसमें 95.57 ग्राम क्या है, B है, और जो बचा है 4 पॉइंट समथिंग वो A है, वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जान रहे हैं, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जान रहे हैं। अब जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है। ये लिखा हुआ है मिक्सचर लेस देन, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेस देन। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल। 67% इथेनॉल होगा तो बाकी 33% कौन होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 है और इथेनॉल का तो अभी ऊपर लिखा ही था, लेकिन जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से कम है। कितना है, 332.3 केल्विन। तो ये दोनों ही अब आप कह सकते हैं कि ये भी हमको एक एग्जाम्पल मिल गया किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। Maximum boiling azeotrope, boiling point of mixture is more than boiling point of A and boiling point of B. This type of more than, ध्यान रखना है, more than. This type of mixture shows positive deviation from Raoult's law. Negative, sorry. This type of mixture shows negative deviation from Raoult's law. Example जैसे water HCl, water HNO3. HCl 20.3, वैसे 20% भी किताबों में लिखा रहता है, 20.3। अब HCl का बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने बताया था, वाटर का भी बताया था और इसका एजियोट्रोपिक मिक्सचर का भी बताया था। वो क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा वाले से ज़्यादा, ज़्यादा वाले से ज़्यादा मतलब इन दोनों में ज़्यादा इसका है, इसका है, और इससे भी ज़्यादा उसका है। वाटर एंड HNO3 क्या परसेंटेज, 58% HNO3 आपको लेना है। मिला दिया, वाटर का 373, 359 केल्विन है HNO3 का, लेकिन 393.5 केल्विन है किसका, मिक्सचर का। अब 393.5 केल्विन इससे भी ज़्यादा है, भाई इससे तो ज़्यादा है ही, इससे भी ज़्यादा है, मतलब ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इन दोनों के बारे में आप जानते रहिएगा। अब हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अब देखिए बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। Property of the solution which depends only on number of solute particle, only on number of solute particle, ध्यान रखना है, present in the solution and are independent from nature of solute। अब ये nature of solute में क्या डाल देना है, नेचर में क्या डाल देना है, नेचर में आपको जैसे नेचर सोल्यूट पोलर है कि नॉन पोलर है कि सोल्यूट कैसा है, इससे नहीं मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे ग्लूकोज का 1 मोल ले लिया तो उसके एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल है। NaCl का 1 मोल ले लिया तो NaCl के 1 मोल लेने पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डबल हो गए, क्योंकि एक NaCl Na+ और Cl- में टूट रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए। तो यहाँ नेचर जो है इलेक्ट्रोलाइट वाला नेचर आपको नहीं घुसाना है, मतलब आपके दिमाग में ये नहीं घुसना चाहिए कि कोई टूट सकता है कोई नहीं टूट सकता। वो जो टूट सकता है वो तो हम आगे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे तो नेचर केवल ये बात हो रही है कि वो पोलर है, वो नॉन पोलर है, वो कैसा फोर्स लगाता है, वो बड़ा है, वो छोटा है, उसका मास ज़्यादा है, उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल पार्टिकल से फ़र्क पड़ता है कि नंबर कितना है उसका। ठीक है। अच्छा, इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी का मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पर ज़्यादा लोग जिस चीज़ का चुनाव करेंगे वो होगा, और यहाँ पर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी बात पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर है उसमें पार्टिकल का, और उसी के हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा या कम होगी। जैसे आप किसी भी पार्टी को वोट देते हैं या आपके घर वाले वोट देते हैं तो वो पार्टी जीतती है या हारती है, इस बात पे डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। अच्छा,
कंडीशन ऑफ सीपी, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बोरी नमक पे एक लोटा पानी डालते बोले कि सॉल्यूशन बना दिया आपने। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा, सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। ऐसा नहीं कि आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला और सोल्यूट उड़ गया, अब सॉल्यूशन ही नहीं रहा यार, तो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीपी की, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं। तो अब लिख देते हैं, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आदमी सिलेबस कंप्लीट करना चाहे तो कंप्लीट कर देगा, लेकिन ये आदमी चाहता है कि आपको समझ में आए। इसीलिए ये आधे घंटे का केवल एक डेमो था, जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा था कि पढ़ाने को मैं तेज पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ समझा के पढ़ाना, ताकि आप केमिस्ट्री जाने, समझे, और समझे ही ना समझा सके। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है। पहले तो चारों तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं। पहला नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। अब देखिए खास बात क्या होती है, यही चैप्टर 2 लोग एक साथ पढ़ते हैं। एक वो बच्चा जो 12th में आया है, और एक वो बच्चा जो 12th पास आउट है। जो 12th में आया है वो साधारण बच्चा है, वो सुनता है, समझता है, याद कर लेता है। और जो 12th पास आउट बच्चा है वो सुनता है, समझता है, पर मानता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ रखा है कहीं से, तो वो सोचता है नहीं ऐसे पढ़ाइए। ठीक है, तो बच्चों ये बात का ध्यान रखिएगा कि मैं वैसे पढ़ाना चाह रहा हूँ जैसे सबसे आसान तरीका हो, और बेस्ट क्वेश्चन, मतलब जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल जो होता है वो बच्चा उठाता है जो 12th पास होता है। 12th वाले बच्चे को तो पता ही नहीं कि कैसे पढ़ना है, उसको तो जैसे पढ़ाते जाओ वैसे वो पढ़ता जाता है, तो वो सवाल नहीं उठाता, वो केवल पढ़ता है। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट होता है वो 12th अपीयरिंग बच्चा जो है वो देता है, नीट का हो चाहे जेई का हो, कंपैरेटिवली टारगेट के, क्योंकि वो सवाल नहीं करता, वो मानता है, वो सुनता है, और वो वही करता है जो उसके टीचर बोलते हैं। तो आइए इन सब के बारे में हमने जाना, लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़नी होगी जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है आप लिखिएगा, दिस फैक्टर टेक्स इन टू अकाउंट, दिस फैक्टर takes into account, this factor takes into account number of particle, ये सोल्यूट पार्टिकल है भाई, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब डिसोसिएशन आप जानते हैं, जैसे NaCl Na+Cl- बना दिया, CH3COOH CH3COO- H+ बना दिया, ये डिसोसिएशन है।
लेकिन यही अगर CH3COOH, दो CH3COOH जुड़कर आपस में डाइमर बना दे, ट्राइमर बना दे, या कोई कंपाउंड टेट्रामर, पेंटामर, ऑक्टामर बना दे, तो इसको बोलते हैं जुड़ना, एसोसिएशन। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डिसोसिएशन हो सकता है या तो एसोसिएशन हो सकता है। तो अब वांट ऑफ फैक्टर क्या है, आई क्या है? अब देखिए, हम नंबर ऑफ पार्टिकल बोलेंगे, लेकिन आप समझेंगे क्या, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। थोड़ा सा लाइन कम पड़ गया था अंदाजा। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आई का, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, चाहे डिसोसिएशन हो रहा हो और चाहे एसोसिएशन हो रहा हो। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आपको किसी फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस फॉर्मूले को भूलते हैं और आप कई अलग अलग तरह के फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आगे का कोई भी फॉर्मूला मुझे नहीं याद है। मैं सब फॉर्मूला बना के आपको बता दूंगा, मुझे यही फॉर्मूला याद है और मैं इसी से क्वेश्चन करता हूँ। तो फिलहाल इसको मिटाते हैं और बात करते हैं किसकी, डिसोसिएशन की। सबसे पहले बात करते हैं केस 1 डिसोसिएशन। केस 1 डिसोसिएशन। केस 1 डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आई की वैल्यू मोर देन 1 होती है ऑलवेज इन केस ऑफ डिसोसिएशन। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आई की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में आपने 1 से कम निकाल दी तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, चलिए तो आइए एक एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3COOH है, जो टूट रहा है CH3COO माइनस में प्लस H प्लस में। थोड़ा और दूर करके बताते हैं। कहाँ टूटा होगा, पानी में डाला था आपने इसको, तो ये पानी में ही टूट गया। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन आपको हमेशा मान लेना है कि बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 था। हमेशा मान लेना है कि कितना था, 1 था। तो जब डिसोसिएट ही नहीं हुआ था तो ये था ही नहीं, इसका मतलब है कि अभी आपने पानी में डाला ही नहीं था। और आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन इसका अल्फा टूट गया। मुझे नहीं पता कितना परसेंट टूटा, मैंने अल्फा लिख दिया। और ये कितना हो गया, अल्फा, और ये भी कितना हो गया, अल्फा। अब आई की वैल्यू
नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि बात डिसोसिएशन की कर रहे हैं तो इस समय एसोसिएशन नहीं बोलते। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यही आफ्टर डिसोसिएशन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। भाई देखिए इतना तो बचा है, ये बना है, ये बना है, तो ये प्लस ये सब नंबर ऑफ पार्टिकल है आफ्टर डिसोसिएशन, ये हमने लिख दिया। और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन क्या हो गया? 1। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 आया। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर CH3COOH का एक मॉलिक्यूल अगर कंप्लीटली टूट दिया है तो कितने पार्टिकल बनाएगा? 2 पार्टिकल। कितने पार्टिकल बनाएगा? 2 पार्टिकल। ध्यान रखिएगा, कितने पार्टिकल बनाएगा? 2 पार्टिकल। 2 पार्टिकल बनाएगा तो 1 प्लस अल्फा आया। अगर 3 पार्टिकल बनाता तो आता 1 प्लस 2 अल्फा। अगर 4 पार्टिकल बनाता तो 1 प्लस 3 अल्फा। कैसे आ रहा है ये बता रहे हैं आपको, मिटाते हैं इसको। फॉर्मूला अभी आएगा अपना, आएगा जल्दी ही आएगा। मान लीजिए आपके पास MgCl2 है, MgCl2 है। अब इसको आपने स्टार्टिंग में कितना ले लिया था? 1। अब हमें बिफोर और आफ्टर लिखने की जरूरत नहीं, हम जान जाएंगे पहला वाला बिफोर है। फिर हम थोड़ी देर बाद तो ये भी लिखना बंद कर देंगे कि 1 ये डैश डैश, हम सीधे आफ्टर वाला ही लिखेंगे। पहला वाला तो हम मानते हैं कि क्या है 1 है। तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हुआ? अल्फा। और इसके 1 से इसका 2 बन रहा है, तो ये कितना हो गया? 2 अल्फा। तो अब अगर आप देखें तो एक MgCl2 कितने पार्टिकल दे रहा है? 3। 1 प्लस 2 कितना? 3। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 अल्फा आना चाहिए इसका। तो यहाँ पर I की वैल्यू आ गई नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और इनिशियल कितना था? 1 था। तो I की वैल्यू आ गई कितनी? 1 प्लस 2 अल्फा। कुछ आपको समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा दिमाग में? नहीं पड़ा। आइए फिर समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। अब जैसे एक MgCl2 2 पार्टिकल दे रहा, 3 पार्टिकल दे रहा था तो हमने 2 अल्फा लिख दिया। 3 पार्टिकल दे रहा होता तो मतलब 4 पार्टिकल दे रहा होता तो 3 अल्फा लिख देते। आइए देखिए एक और एग्जांपल लेकर बताते हैं। ठीक, अब हम डायरेक्ट लिखे 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया? अल्फा, और ये कितना हो गया? 3 अल्फा। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया? 3 अल्फा। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ रहा था? 4। भाई एक ये और 3 ये, 4। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? 3। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जितना आ रहा है उसमें से 1 माइनस कर, n-1 कर देना, n-1 कर देना। चलिए ये समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जब तक आपको सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक बात करते रहेंगे। जैसे K4FeCN6 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ये पूरा एक पार्टिकल है ना? तो ये हमने ले लिया 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया? 4 अल्फा, और ये कितना हो गया? अल्फा। अब देखिए कि एक पार्टिकल कितना दे रहा है? 5 पार्टिकल दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम I की वैल्यू निकालें तो हम सीधे बोल सकते हैं कि 1 प्लस 4 अल्फा अपॉन, मतलब 1 प्लस 4 अल्फा सीधे बोल सकते हैं, लेकिन आपको निकालना है। तो आइए I इज इक्वल टू
1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा अपॉन 1, 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या आ गया i इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये एक फॉर्मूला बनता हुआ आपको नजर आ रहा है कि एक फॉर्मूला बन रहा है सर, कुछ तो बन रहा है। आइए जरा फॉर्मूले को ही बना लेते हैं। ए एन ने एन ए दे दिया, तो 1 माइनस अल्फा और ये क्या हो गया एन अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1, मतलब आई इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला आया है। अब मैंने बोला कि ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन अब आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। पर मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है, आप याद करिए ना वो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, खत्म क्वेश्चन। तो उस फॉर्मूले से सब लगना है। आखिर ये फॉर्मूले बाद में बनाने हैं और मान लो यही भूल गए कि n प्लस 1 था कि n माइनस 1 था कि n इंटू अल्फा था कि 1 था या 2 था, ये भूल गए, तब ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इस तरह के फॉर्मूले को रट्टा मारना ठीक नहीं है। हाँ, याद करने के लिए आप कर लीजिए। यहाँ पर n क्या था, n था नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन by one solute molecule after complete dissociation। ठीक है, n क्या था नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय वन सोल्यूट मॉलिक्यूल आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, ये n के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर चला जाए। तो n के लिए क्या एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है Al2SO4 थ्राइस है और आपने ले लिया 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक Al2SO4 कितना पार्टिकल दे रहा है 2 प्लस 3 कितना 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। और i का फॉर्मूला आपका क्या है, i का है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये फॉर्मूला चल रहा है आपका। तो आप चाहें तो इसको ऐसे करें, तो ये क्या है 1 प्लस एन कितना है 5, तो 5 4 अल्फा, ये आ गया। एक तरीका ये है कि फॉर्मूला याद है तो आ गया। अच्छा, दूसरा ये है कि 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। अब आपने i को लिखा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1, और अगर आप इसको कैलकुलेट किए तो यही आ गया। तो देखिए ये मैं कह रहा हूं कि ये अगर आप याद करते हैं तो ये आपका आएगा, लेकिन याद करने और ना करने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये भी तेज़ी से ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो आ रहा है, 1 आध सेकेंड का अंतर आ रहा है, लेकिन गलत होने का चांस तो ख़त्म हो जा रहा है, गलत होने का चांस खत्म हो जा रहा है। ये परफेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको फॉर्मूला याद करना है, कैसे करना है, आप इच्छा है आपको याद करने की, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कभी कभी अल्फा और एन में रिलेशन का ऑप्शन दे देता है, तो उस समय ये चीज़ काम आ सकती है कि रिलेशन बिटवीन, अगर हम रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा ले ले, तो i इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1। ठीक है, यही ना होगा भाई, ये इधर आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1।
फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला तो आ गया। तो मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देता है, तब तो उसको याद करना जरूरी पड़ जाता है। तो मान लीजिए कि यही ऑप्शन ही दे दिया कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है आई के रिस्पेक्ट में, और या ये अब फॉर्मूला दे दे और बोले कि भाई यहाँ पे एन क्या है, तो उस समय तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए पढ़ा तो दिया है मैंने आपको कि भैया पढ़ तो लो, ऐसा नहीं है कि पढ़ो ही मत, जानकारी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब केस जो होता है, केस 2 बदल देते हैं, एसोसिएशन के बाद लाते हैं किसको, डिसोसिएशन के बाद लाते हैं किसको, एसोसिएशन को। एसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, डिक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस होते हैं। यहां पर यह बात का ध्यान रखना है कि आई ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इन केस ऑफ एसोसिएशन, ऑलवेज इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो अब ये कैसे आ रहा है, जरा आइए देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि 2A मिलकर A2 बना दे, तो ये क्या बना, ये बना डाइमर। 3A मिलकर A3 बना दे, तो ये क्या बना, ट्राइमर। 4A मिलकर A4 बना दे, क्या बना, टेट्रामर। 8A मिलकर A8 बना दे, ये क्या बना, ऑक्टामर। मतलब कहने का मतलब है कि अब हम मरते जाते इसमें 10 तक डेकामर, तो ये जो है ठीक नहीं होता, मतलब 2-4 समझ लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए, आइए एक एग्जाम्पल लेकर समझा जाए, ठीक है। मिटाएं इसको कि 3 मिलेगा तो ट्राइमर, 8 मिलेगा तो ऑक्टामर, 2 मिलेगा तो डाइमर, 5 मिलेगा तो पेंटामर। इस तरीके से हम लोग डाइमर, ट्राइमर, पेंटामर इस तरह वो बोल सकते हैं। आई का फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। क्योंकि अब बात एसोसिएशन की हो रही है तो डिसोसिएशन की बात नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास 2A था और आपने A2 बना दिया, A2 बना दिया। 1 था, डैश था, बिफोर एसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन ये हो गया 1 माइनस अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा ही होता है भाई। तो अगर इसके 2 से इसका 1 बन रहा है तो इसके अल्फा से इसका अल्फा बाई 2 बनेगा। इसके अल्फा से अल्फा बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा। आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अब बिफोर एसोसिएशन हमेशा 1 लेना है, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो आपने देखा, ध्यान से इसको अगर देखें आप, तो आई 1 माइनस अल्फा बाई 2 मतलब 1 में से कुछ घटा रहे हैं। 1 में से अगर कुछ घटाएंगे तो 1 से की वैल्यू कम हो जाएगी। 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1 से वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब इसका बहुत एक मस्त एग्जाम्पल है, जो मस्त एग्जाम्पल है इसका वो क्या है, CH3COOH इन बेंजीन और हेक्सेन। मतलब हेक्सेन में या बेंजीन में, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन, हेक्सेन, टोल्यूइन और
हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह का कोई भी लिक्विड लेकर CH3COOH को डाल दिया जाए तो क्या होता है, CH3COOH ही नहीं, बेंजोइक एसिड को भी डाल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड को भी डाल सकते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे हम बात कर ले किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टोल्यूइन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या है, ये इस कैटेगरी में आ रहा है। तो अब आइए, जब हम RCOOH को बेंजीन में डाल देते हैं या किसी में भी डाल देते हैं, तो ये क्या करता है ना कि RCOOH ट्वाइस बना लेता है। ये RCOOH ट्वाइस जो बना रहा है, ये है क्या, ये है क्या, कैसे बना होगा, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। मुझे नीचे ज़रूरत है इसलिए मैं ऊपर आपको समझा देता हूँ, मुझे नीचे ज़रूरत है ऊपर समझा देता हूँ। देखिए RCOOH, अब यहां पर क्या है, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं डाइमर। डाइमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है इसलिए डाइमर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको 1 - अल्फा करेंगे तो दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो अल्फा/2 बनाएगा। दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बना रहा है तो अल्फा कितना बनाएगा, अल्फा/2 बनाएगा। तो I = कितना हो गया, तो I = वो फॉर्मूला तो वही रहेगा, अल्फा/2 वाला, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था। समझ पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। एक N वाला मॉलिक्यूल लेकर भी समझ लेते हैं, N वाला मॉलिक्यूल लेकर भी समझ लेते हैं। अब क्या है कि हमने यहाँ पर, हमको पता ही नहीं है N की वैल्यू क्या है। N 2 है तो डाइमर है, 3 है तो ट्राइमर है, 8 है तो ऑक्टामर है, हमको क्या पता। तो हमने यहाँ लिया 1 - अल्फा, मतलब हमने डायरेक्ट आफ्टर डिसोसिएशन लिया, बिफोर वाला तो 1 है ही, हमको पता है। ये क्या हो गया, अल्फा/n हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा/n हो गया। तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू हो गई 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n अपॉन क्या, 1। या I की वैल्यू, अब आपको क्या करना है कि ये अल्फा में से अल्फा/n क्या करना है, घटा देना है, अल्फा माइनस अल्फा/n, तो क्या हो जाएगा, n अल्फा माइनस अल्फा अपॉन n, भाई n अल्फा माइनस अल्फा अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 अल्फा अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा, सॉरी अल्फा प्लस अल्फा/n, ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 - n-1 अल्फा अपॉन n। ये पूरा माइनस है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप चाहे तो इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको और बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं, इसको n बना सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, मतलब आप इसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है 8, तो ये क्या हो गया, 7/8 अल्फा, ठीक है।
तो ये हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। लेक्चर लंबा होता जा रहा है, इसलिए अब हम लोग इसको यहीं रोक देते हैं और अगली क्लास में इसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की आगे बात करेंगे। नमस्कार।